हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि हम यूके ट्रिपल एससी की प्रयोगशाला सहायक एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी के लिए इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे वेदाशील लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा चुका हूँ जो हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, राइट। तो जो हमारा प्रकाश से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं जिसमें हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने इनिशियली आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी और ये भी बता दिया था कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, तो उनमें हमारे मेनली कौन से दो मिरर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिसको हमने अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ा था, मतलब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, राइट। तो आज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए हम गोलीय दर्पणों में पढ़ने वाले हैं कि इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे उसमें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो हमारा गोलीय दर्पण होता है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर हमारा कैसा हो गया, कॉनकेव हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ मिरर में जो चमक होगी वो कहाँ से, बाहर के सेक्टर में हमने कर रखी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, है ना। अब इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर ये किसके बारे में हो रहा है। ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कौन से मिरर की? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है ना। तो कॉनकेव मिरर हमारा कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण हमारा हो गया, राइट। अब इसमें क्या है कि हमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम यहाँ समझने वाले हैं। पहले वो समझ लेते हैं, फिर इससे आगे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, कैसे रिलेटेड कोई भी दो बिंदुओं के बीच में अगर रिलेशन है उस चीज़ का, या फिर इनके द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज मिरर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें इसके बारे में सब जानना ज़रूरी है। तो ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। मैं यहाँ पर हल्का सा बना दे रहा हूँ। ये क्या है? एक गोले का पार्ट है, राइट। तो ये गोले का पार्ट है। मैंने इतना सा पोर्शन इसको काट के निकाल लिया है इस गोले में से, जिसको मैं एक दर्पण की तरह यूज़ कर रहा हूँ, एक मिरर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। मैंने एक बॉल कांच की बॉल है, उसके बाहर से मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। कौन सा? सिल्वर पेंट कर दिया, चमकदार पेंट कर दिया, ठीक है। तो वो चमकीले पेंट की वजह से क्या होगा, उसकी जो अंदर की सतह होगी, अंदर का तल होगा, वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन करने वाला, वहाँ से परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर इतना भाग मैंने इसका निकाला है, इसको मैं दर्पण की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो ये गोला है। तो ये गोले का क्या होता है? एक केंद्र होगा, ठीक है। एक केंद्र क्या होगा? उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम यहाँ पर C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो C को हम यहाँ पर कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मतलब जो दर्पण का हमारा कर्वेचर है उसका क्या है? केंद्र है, ठीक है, उसका ये केंद्र है। अब ये दर्पण को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि दर्पण क्या है, M और N है। ये M N के बीच की ये है, ठीक है। ये M N क्या है? ये इसके दर्पण का ये साइज है, इसको मैंने मार्क किया है M और N, राइट। अब अगर इसका जो इस M का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट को हम पोल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल पॉइंट, ठीक है, या पोल भी कहते हैं सिंपली। मैं यहाँ पर सिंपली पोल लिख लेता हूँ। पोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इस दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया। तो ये ध्रुव केंद्र होता है इसका, और ये यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एक तरीके से रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस, ठीक है। ये कौन सी रेडियस हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गई हमारी। और इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र, ठीक है, राइट। तो ये हमारा वक्रता केंद्र, और इसी को पोल पॉइंट से, ध्रुव से
वक्रता केंद्र को जोड़ने वाले जो लाइन है हमारी उसको क्या कहेंगे, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। अगर इसी लाइन को हम बढ़ा देते हैं तो इस पूरी की पूरी रेखा को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम हिंदी में कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष हमारा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी टर्मिनोलॉजी है। अब इसके बाद जब भी कोई एक रे, ठीक है, जो प्रकाश की एक किरण इस दर्पण की तरफ आती है और वो इस मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है, मतलब इफ अ रे which is incidenting towards this mirror and it is parallel to principal axis, so what will happen, it will converge towards a point on the principal axis। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट, ये परावर्तित होके एक जगह पर क्या करेगी, इसको कट करेगी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट पे जहां पर ये मिलती है जाके, मतलब जितनी भी किरणें जाके परावर्तित होके इससे वापस आए तो वो एक ही बिंदु पे, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पे जाके मिलती हैं। उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और हिंदी में हम लिखेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस हो जाता है। इस मुख्य फोकस को F से डिनोट किया जाता है। इसको देख लीजिए, F से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करेंगे, पोल पॉइंट को हम P से डिनोट करेंगे। मुख्य अक्ष हमारा ऐसे ही हम लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R से डिनोट किया जाता है। ये देख लीजिए, इसको सबको याद कर लेना है। अब हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस को हम F से डिनोट करते हैं, लेकिन पोल पॉइंट P से लेके F तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, छोटे f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, फोकस की दूरी। ठीक है, फोकल दूरी हो गई या फोकस की दूरी हो गई। तो ये हमारी पोल पॉइंट से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। राइट, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। अब क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब ये है, जो F होता है वो हमेशा पोल पॉइंट और C के बीच में स्थित होता है। इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R दूरी है वो 2F के क्या होती है, बराबर होती है। राइट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू R/2 भी लिख सकते हो। राइट, तो ये हमारे क्या हो गए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इनको लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। बाकी ये जितनी टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, इसको अच्छे से समझ लीजिए। राइट, अब हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो, मैंने आपको ये एग्जाम्पल किससे दिखाया है, अवतल दर्पण से दिखाया है। ये सारे टर्म्स मैंने आपको अवतल दर्पण के दिखाए हैं। ये सारी ही चीज़ें उत्तल दर्पण पे भी एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बार सीधे फटाफट इस चीज़ को बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अब कॉन्वेक्स मिरर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, वो सेम चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर पे फटाफट समझा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण हमारा हो गया। ये उत्तल दर्पण में क्या है, ये जो बाहर की सतह है ये पॉलिश नहीं होती, अंदर की सतह पॉलिश होती है, तो रिफ्लेक्शन परावर्तन बाहर की सतह से होगा। तो यहाँ पर पोल पॉइंट जो हमारा हमेशा यहीं पर रहेगा P। अब क्या होता है, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो मिरर के दूसरी तरफ बनती है। तो यानी कि अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे जो किरणें होंगी वो इस तरफ को जाएंगी और ये परावर्तित इस दिशा में होंगी, बाहर की दिशा में होंगी। ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं, ये आभास हम रखते हैं कि ये अगर इनको बाहर को एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर जाके मिलेंगी। तो फोकस आपको कहाँ मिलेगा, दूसरी तरफ को मिलेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जस्ट इसकी डबल दूरी पे होगा, C यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा करूँ तो इस तरीके से बन रहा है। राइट, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी इधर हो गई, F हो गई। ये हमारा यहाँ से यहाँ कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, C आपको पता है, F आपको पता है, और मुख्य अक्ष हमारा ये हो गया।
तो ये वाला हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारे पॉइंट्स हमारे आगे निकल के, अब हम चल लेते हैं अगली चीज, अगला हमारा टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो यहां पर हम सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर है हम उससे रिलेटेड हम सारी इमेजेस समझ लेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में ये मानते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इसमें देखिए हम ना जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको प्लेस करते हुए लेके आएंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। सबसे पहले हम मानते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनंत पे रखा हुआ है, इट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी वो पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल आएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण क्या आई, पैरेलल आई मुख्य अक्ष के, और वो फिर परावर्तित हो गई। वो परावर्तित जहाँ से भी होगी, तो हमने अभी समझा था वो हमेशा कहाँ पर आती है, वो फोकस पे आती है, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ें इमेजेस फॉर्म्ड बाय, मतलब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो भी यहाँ से पैरेलल रे आएगी वो कहाँ बनेगा, और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट फोकस। तो अगर हमारा, अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, फिर अगला हम देख लेते हैं क्या चीज़, हमारी इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज की लोकेशन, और इमेज का हमारा क्या है, साइज, या इमेज का नेचर क्या है, इसको सबसे, इसकी इमेज की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर में हम इमेज का साइज वो वर्चुअल है या रियल है, मतलब आभासीय है या वास्तविक है, इस बारे में हम समझ लेंगे। तो ये हमारा जो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हो गया, ये उसके प्रतिबिंब के बारे में हो गया, प्रतिबिंब के बारे में हो गया, और ये हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे है, तो इन्फिनिटी पे है यानी कि अनंत हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस एट एफ भी लिख सकते हैं, फोकस एट एफ, या फिर हमसे फोकस लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी आकृति की बनेगी, और कैसी, बिंदु जैसी बनेगी, ठीक है, लाइक अ पॉइंट, ठीक है, बिंदु के समान, ठीक है, बहुत छोटी, राइट, इमेज बनेगी हमारी। लेकिन इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी, ठीक है, इट इज़ एन एक्चुअल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बनेगी। जितने भी दर्पण के अपनी तरफ, मतलब जहाँ वस्तु रखी है अगर उसी तरफ इमेज बन रही है तो सारी रियल होती है इमेज। और वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब वो उल्टी बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड नीचे की ओर बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, खड़ी बनेगी ऊपर को, और इन्वर्टेड मतलब नीचे उल्टी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पॉइंट इमेज है, तो आप इसको सीधी उल्टी अगर ना भी लिखें तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ही डिमिनिश, हाईली डिमिनिश और बहुत स्मॉल होती है, और ये एक रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगर मैं इसको कहाँ पर ले आता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को मैं ले आया हूँ, अब आपके कहाँ पर, सी पॉइंट पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। हाँ, कहाँ पर लेके आ गए हम, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट यहाँ तो होगा नहीं, अगर एफ हमारा यहाँ पर है तो मान लेते हैं सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, या बियॉन्ड सी मानते हैं, उससे पहले बियॉन्ड सी, अनंत पे ना होगे, पहले सी से पहले आएंगे हम। तो अनंत पे ना होगे, अगर सी से पहले आएंगे तो एक यहाँ से जाएगा, एक ये आएगा, और दूसरा हमारा सी से होते हुए वापस अगर हम करें तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी, जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पर बनेगी, ठीक है। और ये इमेज जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी बनेगी, ठीक है।
इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज से क्या होगा, इमेज का साइज छोटा होगा, और ये बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, ठीक है, एफ और सी के बीच में कहीं बनेगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इन्वर्टेड बनेगी। तो अगर हमारी बियॉन्ड सी लिखते हैं हम, बियॉन्ड सी मतलब सी से पहले, तो हमारा जो इमेज कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, और किस तरीके का होगा, रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज में क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद अगर हम देख लें कि ये हमारा हो गया, इसको हिंदी में चाहें तो आप लिख लीजिए, रियल को लिखिए वास्तविक, इन्वर्टेड को लिखिए उल्टी, और यहाँ पर आप लिख लीजिए स्मॉल इन साइज में आप लिख सकते हैं कि वास्तविक आकार से छोटी, राइट, तो इसको हम बना लेंगे, राइट। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जा रहा हूँ, पहले अनंत पे था, अब बियॉन्ड सी हो गया, और इसके बाद अब क्या आ गया, अब ये सी के और एफ के बीच में आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट, अगर हमारा जो वस्तु है वो हमारा सी और एफ के बीच में आ जाता है तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है हमें, सी और एफ के बीच में मैंने, या फिर इससे पहले हम कहाँ पर रखेंगे, सी पे रखेंगे, चलिए सी पे रखते हैं इसे। तो सी पे अगर हम रखते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ एफ से आएगा, और हमारी एक जो ये बनेगी, एक फोकस से हम यहाँ गुजारेंगे और फिर हम यहाँ लेके आएंगे। तो ये जब कट करते हैं, मैं तो मेजरमेंट से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में जब ये मेजरमेंट से बनेगा, ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट करके बनेगा, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मैंने सी को एग्जैक्टली यहाँ पर लिया नहीं है, मैं इसको करेक्ट करके बना देता हूँ फिर से। तो जो भी हमारा सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन भी सी पे ही होती है। इमेज जो होती है, जो हमारे प्रतिबिंब बनेगा, वो भी हमारा कहाँ पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसके 2 टाइम्स में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट होके आया, फिर मैंने यहाँ से ये करा, तो ये आके जब यहाँ पर कट करेगा तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे करेगा, ठीक है। तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेम प्लेस पे, मतलब सी पे ही हो जाता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो सी पे ही बनता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी, उसका प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा और सेम आकार का बनेगा। तो अगर एट सी है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम इन साइज होगी, ठीक है, सेम इन साइज। तो आकार कैसा होगा, सेम, जैसा ऑब्जेक्ट का आकार है उतनी ही आकार की हमारी इमेज भी बन जाएगी, प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा। अब हम इसको और आगे किसका आते हैं, आगे किसका, आगे कहाँ ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में ले जाएंगे। सी और एफ के बीच में ले जाएंगे तो क्या होगा, सी और एफ के बीच में ले जाते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है हमारी, है ना। तो सी और एफ के बीच में अगर हम ले जाएंगे तो हमारी बियॉन्ड सी, यहाँ पर हमारा एफ है, यहाँ पर हमारा सी है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हमारी एक ये इधर से गई, ठीक है, ये कट करके इधर आ जाता है, एक हमारा एफ से होके आएगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ पर ये सी के बाद, ठीक है, हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो सी से पीछे होगा। तो कुछ इस तरीके से समझिए, ये एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। अगर सी से पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तो बिटवीन सी और एफ रखी इमेज बनी थी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, अब इस चीज को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही चीज को यहाँ लिख देता हूँ, बिटवीन सी एंड एफ लिख देता हूँ अगर मैं, तो हमारी जो इमेज होगी वो ये वाला, जो ये वाली चीज है वो यहाँ आ जाएगी, जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड सी हो जाएगा। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, अब ये एनलार्ज बनेगी, थोड़ी इससे बड़ी बनेगी, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट बिगर इन साइज। तो साइज में कैसी होगी, आकार में बड़ी होगी, वास्तविक ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, एनलार्ज हो जाएगी, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो तीसरा कंडीशन हो गया, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम अगर इसके आगे कहाँ ले जा सकते हैं, इसको फोकस पे ले जा सकते हैं। अगर हम फोकस पे ले जाते हैं तो क्या होता है, फोकस पे अगर हम ले जाते हैं, देखिए जब हम अनंत से रेज को, प्रकाश की किरण को लेके आ रहे थे अनंत से, तो फोकस पे कन्वर्ट हो रही थी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है तो क्या होगा, जो इमेज होगी वो अनंत पे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वाली रेज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके ये वाले पॉइंट पे
कन्वर्जन दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से क्या होता है, दोनों पैरेलल हो जाते हैं, आपस में समानांतर हो जाते हैं। तो जब ये समानांतर हो जाते हैं तो हम कहते हैं एट इन्फिनिटी, जो भी हमारी इमेज बन रही है वो कहीं इन्फिनिटी, हम मानते हैं जब पैरेलल चल रहे हैं तो कहीं इन्फिनिटी अनंत पे जाके जुड़ेंगे। तो हमारी अगर एट फोकस है, एट फोकस एफ है, तो यहाँ के एट इन्फिनिटी बनेगा, जो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। तो ये बहुत बड़ी इन साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब इसको रियल आप नहीं कह सकते हो क्योंकि एट इन्फिनिटी है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, लेकिन इसको आप इन्फिनिटी ही मान के चलोगे, आप मानोगे अनंत पे कहीं मिल रही है, तो हम इसको रियल लिख लेते हैं, इन्वर्टेड लिख लेते हैं। एंड वेरी ह्यूज इन साइज, वेरी ह्यूज इन साइज मतलब बहुत बड़ी है, साइज में क्या है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। ये हमारे इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन जो इसमें रह जाती है बस ये होती है कि आप इसको ऑब्जेक्ट को और भी आगे ले जाओ, मतलब एफ और पी के बीच में जाके रख दो। तो एफ और पी के बीच में जब हम जाके ले जाके इसे रखते हैं तो क्या होता है, अब हमारी आभासीय इमेज बनती है। ठीक है, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। आभासीय प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपने यहाँ P है और ये F, इनके बीच में ले जाके इसको रख दिया है। ठीक है, तो इनके बीच में आप ले जाके यहाँ रखोगे तो ये ऐसे इधर आएगा, और इसका जो दूसरा वो है आपका इंसिडेंस है वो किस तरीके से होगा, हमारा दूसरा हमारा ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये फोकस की तरफ इस तरीके से जाएगा। हम इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे मानते हैं कि हमने दोनों को ऐसे मिलाया, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मिरर की दूसरी तरफ को जाके बना है। तो इस इमेज को हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ये तो नीचे पूरा भर गया है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासीय, हिंदी में लिख लीजिए आभासीय बनेगा, और अभी तक इन्वर्टेड था मतलब उल्टा था, अब सीधा बनेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं इरेक्ट, इंग्लिश में लिखेंगे इरेक्ट, हिंदी में आप लिख लीजिए सीधी खड़ी हमारी प्रतिबिंब बनेगा। और एनलार्ज इन साइज, एनलार्ज मतलब साइज में क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है, और मतलब मिरर के पीछे की तरफ मतलब दूसरी तरफ बनेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं होती, ये इमेजिनरी इमेज होती है या वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने समझा इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। ऐसे ही जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें भी हमारे अलग अलग मतलब जो सीक्वेंस है वो तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें हमारी इमेजेस सारी किस तरीके की बनेंगी, वर्चुअल टाइप की इमेजेस बनेंगी। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं वो आप सीधे सीधे, मैं इसके साथ आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। दो केसेस हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट, जो उत्तल दर्पण है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये दोनों जो हमारे अवतल और उत्तल दर्पण हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, ये भी कभी कभी सवाल में आ जाता है कि जैसे आपकी गाड़ी में जो शीशे लगे हैं वो किस तरीके के शीशे हैं, या फिर किस तरीके के दर्पण हैं जिसमें आप क्या कहते हो, पीछे आने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनको देखते हो, है ना। या फिर आपका जो जैसे आपने देखा होगा कि हेडलाइट को अगर अंदर से देखें तो वहाँ पर मिरर्स किस तरीके के होते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एक शीशे के रूप में चीज़ लगी होती है बल्ब के कोने कोने, है ना। और इसी तरीके से जो टॉर्च होती है उसके अंदर भी मिरर्स लगे होते हैं, है ना। तो आजकल की वैसे डेट में जब बहुत ही काफ़ी एडवांस ज़माना हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें हम नई भी, अब तो LED ग्लासेस भी आ गए, फिर उसमें जो मिरर्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन मैं कन्वेंशनल चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कन्वेंशनल मतलब पहले जिस तरीके के टॉर्च हुआ करते थे, जिस तरीके की गाड़ी की हेडलाइट हुआ करती थी, तो उसमें किस किस प्रकार के मिरर थे। आजकल तो बहुत LED लाइट वाली हेडलाइट्स भी आ गई हैं, है ना। तो अभी हम सिर्फ समझेंगे कि कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, यूजेज ऑफ पहले कॉन्केव देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर्स हमारे जो होते हैं, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर्स हमारे कैसे, कौन से वाले, अवतल दर्पण जो होते हैं, ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं जो हमारे कॉन्केव मिरर्स हैं उनका कहाँ यूज़ होता है, और हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनका कहाँ यूज़ होने वाला है ना। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, तो कॉन्वेक्स मिरर्स हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, या अवतल या उत्तल दर्पण, ये भी लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो बुरा मान जाएंगे कि सर ने नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं अवतल दर्पण लिख देता हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो गया और हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, राइट। तो इन मिरर्स में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखिए यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, ये हमारे जो भी हमारा टॉर्च होती है, ठीक है, ये हमारी हेडलाइट होती है,
ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर आप क्या कहते हैं, प्रकाश को काफ़ी दूर तक आप फैलाना चाहते हैं, उसको दूर तक भेजना चाहते हैं, जैसे आप टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट्स में करते हैं, इन तरीके की चीज़ों में, तो इनके अंदर जो दर्पण लगा होता है वो हमारा अवतल दर्पण लगा होता है। मतलब इट इज़ यूज इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स एंड अदर डिवाइसेस, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम लाइट को काफ़ी दूर तक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक प्रोजेक्टर्स एंड ऑल में भी ये यूज़ हो सकता है। अब इसमें आप साफ समझ पा रहे होंगे द प्लेस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब इसके अंदर होगा, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्च के अंदर का बल्ब है और हेडलाइट के अंदर का बल्ब है, वो रखा कहाँ पर होगा। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि अगर मैं एक टॉर्च में लाइट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ काफ़ी दूर तक, तो आप कहाँ पर उसके बल्ब को रखोगे। तो हमने जब समझा था कॉनकेव मिरर्स में, अवतल दर्पणों में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है तो उससे परावर्तित होने वाली किरणें जो होंगी, यानी कि उससे रिफ्लेक्ट होने वाली किरणें कहाँ तक जाएंगी, वो अनंत तक जाएंगी। तो हम कोशिश करते हैं इसके फोकल पॉइंट पे हम क्या रखें, हम फोकल पॉइंट पे रखना चाहते हैं अपने जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको, यानी कि बल्ब को रखेंगे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हमारे ये यूज़ होते हैं। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स कहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की, कोई बड़े बिंब की प्रतिबिंब लेना चाहते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ियों के शीशों में, ठीक है, कौन सी गाड़ियों, कौन से शीशों में, जो में हम पीछे की इमेज देख रहे हैं, आपका बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, या स्कूटी आजकल आप लोग चलाते हैं, उसमें जो रेयर व्यू मिरर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर एक्चुअल में आप अगर प्लेन मिरर वहाँ लगा दो तो आपको ज़्यादा कुछ पीछे दिखेगा नहीं, क्या क्या आ रहा है, जो चीज़ आपके रियली बिल्कुल पास होगी वो दिखेगी, लेकिन उसमें आपको काफ़ी बड़ा एरिया पीछे का दिख रहा होता है। आती हुई आपके पीछे 10-12 गाड़ियाँ भी आपको आसानी से दिखेंगी, या पीछे काफ़ी जो पेड़ हैं या फिर जो रास्ता है वो काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा होता है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये काफ़ी सारी इमेज को बहुत छोटे उसमें करके काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेता है ना। तो ये हमारा कहाँ पर यूज़ होने वाला है, ये हमारा यूज़ होने वाला है रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके रेयर व्यू मिरर, पीछे के प्रतिबिंब देखने में, जो पीछे की इमेजेस हैं या पीछे का एरिया है उसको देखने में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज अभी समझा है कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसका एक अंदाज़ ले लिया है हमने। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है कि आपकी गाड़ी में किस तरीके के शीशे, रेयर व्यू मिरर कैसे लगे होते हैं, वो कॉन्केव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, या फिर और किसी प्रकार के आपको ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, कुछ रैंडम से कोई और नाम भी हो सकते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है कि वो उत्तल दर्पण होते हैं या फिर हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम MCQs में भी देख लेंगे। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि हमारे जो भी गोलीय दर्पण हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्फेरिकल मिरर्स की बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स में हमारे जो साइन कन्वेंशन होता है ना, तो वो हम किस तरीके से रखते हैं, या साइन जो प्लस है माइनस है वो किस तरीके से रखते हैं, या फिर चिन्ह परिपाटी भी इसको कहेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक मिरर है, यहाँ पर ये क्या बनाएगा हमारा, तो आप सभी जानते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं हिंदी में। फिर हमारा यहाँ पर हो गया ये पोल पॉइंट हो गया, ये हमारा मिरर हो गया। मान लेते हैं हम यहाँ पर अभी ये कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, आप कोई सा भी मिरर मान सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आप इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लो, ऐसे समझ लो इस तरीके से। तो मिरर ये है आपका, ये वाला भाग जो मिरर है ये भी एक तरीके का पार्टीशन है, राइट। तो मिरर के बाईं तरफ जो भी आप दूरी मापेंगे वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस पोल पॉइंट से, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो पोल पॉइंट से करते हैं। ठीक है, ध्रुव केंद्र से करते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, तो इधर को मापे गए सारे जो दूरियां हैं वो हमारी क्या रहेंगी, वो हमारी नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, इधर को मापी हुई जो सारी दूरियां हैं वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, अब हमारे मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी आप दूरी मापोगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मुख्य अक्ष से नीचे आप जो भी दूरी मापोगे वो नेगेटिव रहेगी। बस इतना आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन साइन कन्वेंशन। ठीक है, जो हमारी चिन्ह परिपाटी है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बहुत ईजी है समझना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। लेंथ जो हमारा मिरर है, दर्पण है, उससे बाईं ओर जो भी आप मेजरमेंट करोगे वो नेगेटिव होगा और दाईं ओर जो भी होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ हमें बस याद रखनी है, राइट।
और यहाँ पर हमारा इतना ही है। तो अब अगर कहीं पर हमारा फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। अगर हमारा जो बिंब की दूरी है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी है वो भी हमारा लेफ्ट साइड है तो भी उसको नेगेटिव लेंगे। अगर हमारा इमेज हमारा उधर बन रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज इधर ही बन रहा है तो भी वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझ गए हैं साइन कन्वेंशन क्या है। अब आगे चलते हैं और मिरर्स फॉर्मूला समझते हैं। चलिए समझते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है मिरर्स फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम सूत्र को समझेंगे जो दर्पण का सूत्र है। कैसे, देखिए मिरर्स फॉर्मूला में क्या है, जो हमारी बिंब की दूरी है किससे, जो हमारी ऑब्जेक्ट की दूरी है मेन मिरर से, उसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ, जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है मिरर से या दर्पण से, और जो हमारी इमेज बन रही है उसकी जो दूरी है, और जो हमारा फोकल लेंथ है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम आपस में रिलेट करते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ मिरर्स फॉर्मूला। तो मिरर्स फॉर्मूला बहुत ही आसान है हमारा, 1/v + 1/u = 1/f। बस इतना याद रखना आपको, दिस इज द मिरर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम किस किस को आपस में रिलेट कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिनोशन दे देता हूँ, इस इंडिकेशन बता देता हूँ। इससे पहले शायद मैंने इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इस बात को कि मैंने आपको नहीं बताया। जो हमारा इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है, जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम किससे बताते हैं, इसको हम v से बताते हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बिंब की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बिंब की दूरी। ठीक है, इसे अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए हमारा जो साइन है वो है u, राइट। और f तो आप जानते ही हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्या है, फोकल लेंथ है f। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख लीजिएगा, शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया इसीलिए मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो बता दिया है मैंने यहाँ पर कि मैंने इसको पहले नहीं बताया था आपको। एक चीज़ जो और मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमारा ये दर्पण होता है, ठीक है, मिरर होता है, इस मिरर में ये जो m और n मैंने पहले लिखा था, इस m और n को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको अपर्चर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर्चर क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब एक खुला, तो हिंदी में इसे खुला द्वार या फिर से द्वारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा द्वारक। ठीक है, तो हमारा द्वारक एक करने से ये, तो हम इसे कहते हैं द्वारक। तो द्वारक बेसिकली क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है। जो m और n जितना भाग मैंने लिया है, छोटा सा भाग दर्पण का लिया है, उसमें ये वाली जो दूरी है m से n तक की जो दूरी है, इसको हम अपर्चर कहते हैं। ये भी हमारा दूरी का ही इकाई में बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी क्योंकि एक बार पहले स्किप हो चुकी है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर इंपॉर्टेंट दर्पण सूत्र, ये हमारे को हमें याद रखना है। अब इसमें जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले बताया था, उसी के अनुसार यहाँ पर हम प्लेस करेंगे वैल्यूज, जो कि अभी हम MCQ में समझ जाएंगे, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 1/v + 1/u = 1/f, राइट। अब चलते हैं अगला टॉपिक समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक समझ लेते हैं, हमारा मैग्निफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हमने अभी जब हम प्रतिबिंब जो बन रहे थे, हमारी इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स हम समझ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि कभी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से मूव कराते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब होता है, उसका जो आकार होता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, इट इज़ स्मॉलर इन साइज और समटाइम्स एनलार्ज इन साइज। तो यानी कि एनलार्जमेंट और ये जो छोटा होना है, ये इस प्रक्रिया को हम आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब इस मैग्निफिकेशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना गुना आवर्धित हुई, मतलब कितने टाइम्स इमेज बड़ी हो गई या छोटी हो गई, राइट। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर समझेंगे कि कितना एनलार्जमेंट हुआ, या 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ, ये वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है,
और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आवर्धन के लिए जो हमारा जो साइन है वो क्या है, साइन है हमारा m, राइट। तो हम यहाँ पर जो मिरर द्वारा किया जाता है उसके लिए स्मॉल m यूज़ कर लेते हैं, स्मॉल m यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे लेंस द्वारा हमारा मैग्नीफिकेशन होगा उस चीज़ के लिए हम कैपिटल M यूज़ कर लेंगे। अभी हम स्मॉल m यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे मान लेता हूँ हाइट ऑफ द इमेज में h डैश से मान लेता हूँ अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसको h मान लिया, तो जो हमारा बिंब है और जो हमारा प्रतिबिंब है, तो ये क्या हो गया हमारी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई किसकी है, प्रतिबिंब की, राइट। और ये ऊंचाई हमारी किसकी है, ये ऊंचाई हमारी है बिंब की, ठीक है, दैट इज इमेज, राइट। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के रेशियो से हमारा क्या निकल के आता है, आवर्धन निकल के आता है, जिसको हम मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ऊंचाई नहीं दी हुई है, आपको नहीं पता है ऊंचाई, लेकिन आपको जो दर्पण है, मिरर है, उससे आपको डिस्टेंस पता है, कितनी दूरी पे इमेज बन रही है और कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। तो दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए हम u यूज़ करते हैं, ठीक है, और इमेज की दूरी के लिए हम v यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को ये फाइंड आउट करना होता है कि मैं मैग्नीफिकेशन निकालना चाहता हूँ, आवर्धन निकालना चाहता हूँ, और मेरे को पता है दूरियाँ, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक फॉर्मूले से इसको निकाल सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, m इज इक्वल्स टू, मैं फिर से इसे ब्लैक पेन से ही लिख लेता हूँ, m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला, मैं पहले ये वाले फॉर्मूले को h डैश अपॉन h लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, तो हाइट के लिए हो गया। अगर मेरे को दूरियां पता है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है किसके लिए, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, आवर्धन निकालने के लिए। अगर मेरे को ऊंचाई ना पता होगी, सिर्फ दूरियां पता है किसकी, मेरे को डिस्टेंसेस पता है किसकी, इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है नेगेटिव साइन क्यों आता है भाई। नेगेटिव साइन इसीलिए आता है, नेगेटिव साइन यहाँ पर बता रहा है कि जो भी इमेज है वो कैसी बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है। अगर ये प्लस हो जाता है किसी कारणवश, जब आप वैल्यू निकालते हैं, जो मैग्नीफिकेशन अगर हमारा नेगेटिव है, तो मतलब इमेज कैसी है, रियल है, मतलब वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगी। अब वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, जैसी बनेगी, वो बात की बात है। लेकिन नेगेटिव साइन बताता है कि ये इमेज क्या है, रियल है, ठीक है, वास्तविक है। हिंदी में आप लिखेंगे वास्तविक है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल हो जाएगी। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगी, जिसको कहते हैं हम हिंदी में आभासी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो किस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट है। और हमारे फॉर्मूले दो तरीके के हैं मैग्नीफिकेशन के, एक ऊंचाई के आधार पर और दूसरा दूरियों के आधार पर। वन इज बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड अदर इज ऑन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए अब हम करते हैं एमसीक्यूज। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर देते हैं एमसीक्यूज। इस चैप्टर से जितना मैंने अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू जो आपको स्क्रीन पे देखने लग गया होगा, इमेज फॉर्म्ड बाय एन कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो हमसे यह पूछा गया है कि किसी बिंब का यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो कॉन्केव मिरर हमने जो अभी तक समझा था, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन समझा था, वो भी यही है। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा तथा बिंब के साइज से बड़ा है, ठीक है। तो आपको से पूछा गया है कि जो वस्तु है उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वेयर इट शुड बी प्लेस। तो यहाँ पर हमें दिया है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो आपको याद अगर आ रहा होगा जो हमने टेबल बनाया था, तो टेबल में जो वर्चुअल इमेज है वो एक ही कंडीशन पर बनती है, अगर जो मिरर है और उसका जो पोल पॉइंट है और मैं फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट बना दूं, रख दूं,
तो जो इमेज है वो एक तो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, और वर्चुअल बनेगी क्योंकि मिरर के इधर बन रही है। तो हमारा जो आंसर डी है यहाँ पर, ऑप्शन डी है, सॉरी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इसके बीच में रखेंगे तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण +4 का मैग्निफिकेशन उत्पन्न कर रहा है, तो वस्तु कहाँ रखी गई होगी? अब इसमें ऑप्शन है हमारा, एट फोकस रखी गई होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी गई होगी, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल पॉइंट रखी गई होगी, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतने डेटा से ही ये पता लगाना है कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में, अभी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो आपको डिस्कस किया था, अगर m का फॉर्मूला -v/u होता है, ये माइनस किसके लिए होता है? रियल इमेज के लिए होता है। ठीक है, अगर माइनस में मैग्निफिकेशन दिया होता तो रियल इमेज बन रही होती, तब हम कैलकुलेशन करते भाई कहाँ बन रही है। अब यहाँ पर सीधे सीधे m की वैल्यू +4 दी हुई है, तो यानी कि प्लस ये बताता है कि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था? वर्चुअल इमेज किस कंडीशन में बनती है? एक ही कंडीशन में बनती है कि जब फोकल पॉइंट और पोल पॉइंट, जो हमारा फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और पोल पॉइंट के बीच में रखी हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 mm लॉन्ग ऑल पिन। आप ऑल पिन के बारे में जानते होंगे, जो ऑल पिन यूजुअली एज अ अल्टरनेटिव ऑफ स्टेपलर बैंक्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, पेपर्स आपस में जोड़ने के लिए। उसके लिए लिखा गया है कि 10 mm लॉन्ग ऑल पिन है, वो रखी हुई है कॉनकेव मिरर के सामने। तो यहाँ पर लगा हुआ है 10 mm इसकी हाइट हो गई, इसकी ऊंचाई 10 mm हो गई। इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो क्या है? वो 5 mm लॉन्ग है। तो कहीं पर बन रही होगी, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ यहाँ पर बन रही है। ठीक है, 5 mm मतलब इससे छोटी होगी, तो इमेज का साइज़ हमारा 5 mm। लेकिन इसकी दूरी क्या बता रखी है? दूरी बता रखी है भाई, ये दूरी है लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, राइट। तो अब हमें निकालना क्या है? इन्होंने पूछा है कि आप निकालिए कि इसका फोकल लेंथ, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा, मतलब f की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हम फॉर्मूला तो 1/v + 1/u = 1/f से हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें u तो पता ही नहीं है भाई ये कितनी दूरी पे, जो बिंब रखा है, जो ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले m की वैल्यू हमें पता हो क्या होता है? m इज़ v/u तो होता ही है, -v/u। इसके अलावा h'/h भी होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ये h दिया हुआ है, और यहाँ पर ये h' दिया हुआ है ना। तो h' हमारा कितना है? h' हमारा 5 है, और h हमारा कितना है? 10 है। तो ये क्या हो गया? 1/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/2। इस फॉर्मूले को अलग लिख देते हैं, 1/2। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? -v हमें दिया हुआ है, v हमें पता है कितना है? 30 सेंटीमीटर, अपॉन -u हमें निकालना है। तो u हमारा कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। तो -60 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? u हो गया। तो यानी कि अब हम f निकाल सकते हैं बहुत आसानी से इस फॉर्मूले में रख के। तो -1/v रखेंगे तो ये क्या हो गया? -30 प्लस -1/u, तो प्लस -1/u हमारा कितना है? -60 है, अपॉन 1/f। तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, राइट। तो 60 हमारा यहाँ हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर लिया? 2 टाइम्स, और यहाँ हमारा क्या? 1 = 1/f। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 1, ये आ गया हमारा -3/60। तो 3 हमारा ये 2 टाइम्स चले जाएगा, तो हमारा f कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद f हमारा निकल जाता है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर जब हमारा रखा है तो उसमें इमेज ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में क्या है? इमेज कहाँ पर रखी है? एट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे रखा है। तो सी पे रखा होता है तो इमेज का जो साइज होता है वो बराबर बनता है ऑब्जेक्ट के, वास्तविक जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके बराबर बनता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
बी ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट लेस देन फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस से कम पे है, लेकिन ऐसा जब करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो वहां पर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो देखिएगा ध्यान से, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर, मतलब एफ और सी के बीच में जब हम रखते हैं तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनती है और थोड़ी सी बड़ी बनती है, किससे, वास्तविक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है तो इमेज यहां पर बनती है, तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा इसमें हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, परावर्तन के नियम किसके लिए सही है यहाँ पर, तो प्लेन मिरर के केस में ही है, क्या फिर सिर्फ समतल दर्पण के केस में है, या अवतल दर्पण के केस में है, या फिर उत्तल दर्पण के केस में है, सारे ही दर्पणों के केस में है। तो देखिए इसमें आंसर हमारा सीधे सीधे बहुत आसान जवाब है, आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार का दर्पण लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मिरर्स अगर हैं, अगर आपको साफ लिखा हुआ दर्पण, तो इट विल बी फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई ऐसी सतह है जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं कर रही है, तो वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है फॉलो ना हो, लेकिन अगर हमने साफ लिखा हुआ है कि मिरर्स हैं, तो दर्पण है, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे परावर्तन के नियम है उनको फॉलो करेंगे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो हो जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कुछ कर लिए हैं। बाकी एमसीक्यूज में आपको लाइव क्लास में जिस तरीके से कराता हूँ वो और कराऊंगा उसमें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में जहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू। For more online courses